प्रिय आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके समक्ष आपके प्रिय चैनल से उपस्थित हूँ। बहुत सी बातें इस संसार में वो होती हैं जो नहीं होनी चाहिए और वो इस कदर स्वीकार हो जाती हैं कि लोग मानने लगते हैं कि वो सही ही होंगी, सत्य ही होंगी। जबकि बेटे ऐसा नहीं है। सत्य सदैव सत्य रहेगा, झूठ सदैव झूठ रहेगा। झूठ को चाहे 10 करोड़ लोग बोलें, 100 करोड़ लोग बोलें, पूरा विश्व बोले, लेकिन झूठ झूठ ही रहेगा। इसीलिए सच बोलने वाले कुर्बान होते रहे हैं और झूठ बोलने वाले मौज करते रहे हैं। अब आप सोचते होंगे कि जब झूठ बोलने में ही मौज है तो फिर हम सच क्यों बोलें? बेटा, अपना अपना संतोष है, अपना अपना सत्य है, अपना अपना चिंतन है, मनन है, दर्शन है। मुझे तो अपनी मौज में कोई कमी नहीं लगती। सच पर रहने के बावजूद कष्ट सभी को आते हैं, मुझे भी आए। झूठों में शामिल होता तो भीड़ का एक पार्ट होता, सच्चों में शामिल हूं तो भीड़ से अलग हूं। भीड़ का भाग होता तो स्थान विशिष्ट नहीं होता। बीए किया बीबीआई मर गए वाले इंसान होता। एक सामान्य जीवन, चाहे बहुत पैसा कमा लेता। इस दुनिया में पैसा तो करोड़ों लोग कमा रहे हैं। पैसा कमाने में सच और झूठ का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन नैतिकता पर चलने का अपना आनंद अलग है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा का आनंद अलग है। आप ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, तो आपका बॉस भी आपसे डरता है। और जब वो आपसे गलत काम करने को कहता है तो उसका मनोबल नीचा होता है। मैंने अपने जीवन में सच को दुखी नहीं देखा है, सच को मैंने हारते हुए नहीं देखा है। एक टेक्निकल इश्यू पर एक केस चल रहा था। मैंने कमिश्नर बिक्रीकर से कहा, तब नाम बिक्रीकर हुआ करता था। अब मैंने क्यों कहा, मैं तो जूनियर ऑफिसर था, असिस्टेंट कमिश्नर था। कमिश्नर से मेरी क्या मजाल कहने की। लेकिन एक मीटिंग थी जिसमें कि कमिश्नर ने सभी एडिशनल कमिश्नर्स को बुलाया हुआ था। मेरे एडिशनल कमिश्नर बीमार पड़ गए थे और मैं पोस्टेड था शायद बिजनौर। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम चले जाओ, मुझे रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा सर, मुझसे बड़े अधिकारी भी हैं। जॉइंट कमिश्नर बोले वो भी नहीं है आज। और डिप्टी कमिश्नर्स रेड में गए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं एक दो और, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है कि रिप्रेजेंट तुम ही कर सकते हो। मैंने कहा जैसी आ गया। तो मैंने कमिश्नर से कहा कि सर, इस मामले पर आपने हम लोगों को जो अवसर दिया है अपनी बात कहने का, इसके लिए मैं आभारी हूं। सच तो ये, अब सच निकल आया। मैंने कहा सच तो ये है कि अगर ये योजना लागू की गई तो इसमें ये कमियां हैं, लूपहोल्स हैं। तो कमिश्नर ने मेरी ओर देखा, टेढ़ी आंख थोड़ी की
और कहा कि ये पीके दीक्षित बोल रहे हैं या जो एडिशनल कमिश्नर हैं उनके शब्द हैं। यानी आप एडिशनल कमिश्नर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आपके एडिशनल कमिश्नर ने ये बोलने को कहा है? और अगर पीके दीक्षित बोल रहे हैं तो उनका बोला हुआ मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैंने मीटिंग एडिशनल कमिश्नर्स की बुलाई है, असिस्टेंट कमिश्नर्स की नहीं। मैं पीके दीक्षित हूं। आनंद प्रदीक्षित तो मेरा पेन नेम है, तुम लोगों के साथ प्यार का रिश्ता है उसका नाम है। मैंने कहा सर बोल तो मैं ही रहा हूं पीके दीक्षित की हैसियत से, बस आप एक बार विचार कर लीजिएगा। बाकी एडिशनल साहब ने जो पूरा एक वो भेजा है राइटअप, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूं। लेकिन ये बात चूंकि यहाँ मेरे मस्तिष्क में आई तो मैंने कहना उचित समझा। इसके बाद पूरी मीटिंग गवाह थी, करीब 25 ऑफिसर्स थे वहाँ। कई साल बीते, कमिश्नर भी चले गए। वो योजना लागू हो गई, सिंगल विंडो सिस्टम थी वो योजना, और मैंने जितनी कमियां लूप होल्स बताई थी वही एक शासनादेश के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑर्डर के अंतर्गत, सचिव वित्त संस्थागत उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पूरे विभाग को प्राप्त हुई कि ये योजना लागू की गई है। तो अब 2 साल में ये पाया गया है कि इस योजना में ये कमियां हैं, इन कमियों को न होने दें और सुनिश्चित करें कि ये लूपहोल्स का लाभ व्यापारी न उठा पाए। मुझे जानने वाले जो अधिकारी थे, एडिशनल कमिश्नर्स अलग अलग रीजन्स के, उनमें से एक दो मुझे बहुत चाहते थे और मुझे बहुत पसंद करते थे। उन्होंने ख़ास करके मुझे हॉटलाइन करके कहा, टेलीफ़ोन जो होता है जिसमें कोई नंबर नहीं मिलाना पड़ता, सीधे जब उठाते हैं तो डायरेक्ट एडिशनल कमिश्नर टू एडिशनल कमिश्नर मिलता है। तो उन्होंने डायरेक्ट एडिशनल कमिश्नर मुरादाबाद को फ़ोन करके कहा कि पीके दीक्षित को कल बुलाइए, मुझे उससे बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। एडिशनल कमिश्नर मुरादाबाद हतप्रभ थे कि बिजनौर के असिस्टेंट कमिश्नर को कमिश्नर क्यों बुला रहा है, वो एडिशनल कमिश्नर क्यों बुला रहे हैं दूसरे रीजन के। मेरे ख्याल से कुमायूं उस समय यूपी में ही था, ये उत्तराखंड, तो वहाँ के मंडल के थे, जो बाद में आईएएस हुए और कलेक्टर उत्तराखंड में हुए और कमिश्नर हुए, डीसी चंदोला साहब। उन्होंने मुझसे बात की, प्रशंसा पत्र दिया मुझे, बोले फैक्स कर रहा हूँ, मैंने सुना है, मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं है, न तुम मेरे अंडर में काम करते हो, लेकिन मैं एक प्रशंसा पत्र तो दे ही सकता हूँ कि उस मीटिंग में मैंने तुम्हें सुना और तुमने ये सब बातें कही थी और ये बातें सत्य हैं और दीक्षित सत्य की जीत होती है, याद रखिए। आपका नाम किसी ने नहीं लिया है, लेकिन मैं कमिश्नर को रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये सब विचार आपके थे जो सब ने सुने और बाद में उन सब ने अपनी अपनी रिपोर्टिंग में तुम्हारे ही विचार दिए और उसमें तुम्हारा नाम कहीं नहीं था। अच्छे लोग मिल ही जाते हैं, कभी कभी नहीं भी मिलते हैं। एक अस्थाना साहब थे आगरा में, मेरे ख्याल से नाई की मंडी एक जगह है। रात को जयपुर हाउस के सेल्स टैक्स ऑफिस में टेलीफोन घनघनाया कि नाई की मंडी में एक ट्रक खड़ा हुआ है, अगर उसको पकड़ लिया जाए तो 1 लाख रुपया कम से कम टैक्स का जमा हो सकता है। ये बात 1987 या 88 की है, 87-88। उसका नंबर ये है। अस्थाना साहब एसआईबी के इंचार्ज थे, नहीं अस्थाना साहब नहीं थे, एएस गुप्ता साहब थे, एएस गुप्ता साहब ने मुझे संपर्क किया। सबसे नज़दीक मैं ही रहता था जयपुर हाउस में, और वो एडीए के पीछे रहते थे कहीं प्राइवेट मकान लेकर। मुझे संपर्क किया, मैं रात में उठा, गया उनके साथ, बड़े बेमन से गया। तब मैं एनफोर्समेंट के काम पसंद नहीं करता था,
मुझे बड़ी चिढ़ लगती थी इन चीज़ों से, छापेमारी से। गए हम लोग, जाके बड़े रिस्क लेके उस गली में छापा मारा। पुलिस फोर्स भी थी हमारे साथ में, और बहुत सारे चपरासी और तमाम सारे लोग, क्लर्क्स वगैरह, 2 दरोगा भी थे और कांस्टेबल्स भी थे। फिलहाल वो ट्रक पकड़ने में इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गुप्ता साहब ने मुझे भेजा। कितना मुझे फंसा दिया था, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं अंदर जाऊंगा तो मेरा कोई नुकसान हो सकता है, फिजिकल हार्म हो सकती है, मुझे पीट सकते हैं वो लोग। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो ट्रेजरी अफसर रहा था, और वहाँ से मैं सेल्स टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर हो गया था, दूसरे विभाग में। मैं चला गया आराम से। मैं जानता था कि जैसी इज्जतदार नौकरी ट्रेजरी अफसर की है, वैसी ही सेल्स टैक्स की होगी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। मैं हमेशा की तरह उन दिनों जैसे आज पहने हूँ वैसे वाइट शर्ट, वाइट पैंट पहनता था, टाई वाई लगाता था, और ईश्वर की कृपा है कि पर्सनैलिटी तो अच्छी है ही। जब मैं ट्रक के पास पहुंचा तो लोगों में सुगबुगाहट हो गई। एक ने कहा कि हमारे यहाँ एसआईबी होती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच। ट्रक वाले उसे सीबीआई समझे, तो उन्होंने कहा सीबीआई सीबीआई सीबीआई। सीबीआई सीबीआई सुनते ही लोग भाग गए। पल्लेदार थे, मैंने पल्लेदारों को रोका। मैंने कहा इसके बिल दिखाइए। उन्होंने कहा बिल नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। ड्राइवर से मैंने कहा कि इसकी चाबी मुझे दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रक की आरसी मुझे दीजिए, मुझे निर्देश थे कि ऐसा किया जाए। वो मैंने ले लिए। इस जगह पर मैं पिट सकता था, सारे पल्लेदार मिल के मुझे मारते। ईश्वर की कृपा कि वो एसआईबी को सीबीआई समझे और सीबीआई से घबरा गए। और उसके बाद जो है मैंने आके गुप्ता साहब को बोला। बड़े मेरे आदरणीय रहे हैं, मेरे बहुत सीनियर थे, लेकिन सीनियर्स क्या करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भाई शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, चलो पकड़ लेते हैं। पकड़ लाए, अपना ड्राइवर बिठाया, ट्रक को घसीट के ले आए और जयपुर हाउस की बिल्डिंग में बंद कर दिया, हाथी खाने में। जहाँ कभी महाराजा के हाथी बना करते थे वहाँ वो ट्रक बांध दिया गया। और उसके बाद उस पर जो है 1,40,000 रुपया जुर्माना वसूल लिया गया। व्यापार मंडल आए, हंगामे हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन फिलहाल हो गया। अगले दिन समाचार पत्रों में मेरा कहीं नाम नहीं था। एक जगह कहीं नाम हो सकता था, दिया जा सकता था कि यंग ऑफिसर, जो नया ऑफिसर है, उसने इसमें बड़ा प्रयास किया, और सिर्फ गुप्ता साहब का नाम था, और वहाँ के जो जॉइंट कमिश्नर थे उनका नाम था, एडिशनल कमिश्नर जिनका दूर दूर तक वास्ता नहीं था उनका नाम था। एनीवे लोगों ने कहा भाई दीक्षित जी ऐसा ही होता है, यहाँ तो करता कोई और है और नाम किसी और का होता है, लेकिन अगर बिगड़ जाए मामला तो आप सस्पेंड होते कि आप टैक्टलेस ऑफिसर हैं। मुझे याद आ गई ये घटना जब मैं रिसर्च पेपर लिख रहा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो जितने पेपर मेरे छपते थे उनमें पहला नाम जो होता था मेरे गाइड का होता था, डॉक्टर बालकृष्णा का। दूसरा नाम मेरे दूसरे गाइड डॉक्टर भरत सिंह का। तीसरा नाम मेरे किसी सीनियर का जिसका कोई योगदान उस रिसर्च पेपर में, चलो गुरुजनों को तो ठीक है, आज गुरु पूर्णिमा पर मैं स्मरण कर भी लूँ कि उनका नाम होता था भाई, वो सिखा रहे थे रिसर्च करना। हालांकि डॉक्टर बालकृष्णा का भी रिसर्च से कोई वास्ता नहीं था उस समय। डॉक्टर भरत सिंह तो जी जान लगा के सिखाते थे, उनका तो हक बनता है। लेकिन मेरे सीनियर्स का कोई योगदान नहीं होता था। 3 नाम, पहले नाम वो, लास्ट में एक मेरा टुटपुंजिया सा नाम होता था, वो पीके दीक्षित, तब डॉक्टर तो हुआ नहीं था, पीके दीक्षित होता था। नीचे परिचय में सिर्फ रिसर्च स्कॉलर लिखा होता था, जबकि पूरी रिसर्च मैंने की होती थी। ऐसे तमाम रिसर्च पेपर, लेकिन पूरा विश्व जानता है रिसर्च पेपर्स का कि जो आखिरी नाम होता है वही असली होता है। जानते भी सब लोग हैं कि शुरुआती नाम तो क्रेडिट के नाम हैं, इन्हें तो क्रेडिट दिया ही जाता है। इसलिए पहले मैं बहुत घबराया कि मेरा नाम तो आखिर में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर लोगों ने कहा, ये ज़माने की पुरानी बात हो गई, 1975 से 79 तक मैंने रिसर्च की है, JRF SRF CSIR की, PDF पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप।
जिसके बाद डीएससी मुझे उपाधि मिल सकती थी। फिर मैं जॉब लग गया तो मैं चला गया डिग्री कॉलेज में, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया। तो लोगों ने कहा चिंता करने की बात नहीं है, जब आप अपने बताएंगे कि ये रिसर्च पेपर मेरे हैं, एवरीवन विल ट्रस्ट यू कि ये आपके हैं, क्योंकि सबके साथ यही होता है, आखिरी नाम होता है आपका या आखिरी से एक पहले वाला होता है। तो ये दुनिया बेटा बड़ी अजीब है, लेकिन सच सच रहता है। सच में आनंद बहुत है, उस आनंद का उपभोग मैंने सदैव किया है, उस आनंद को मैं सदैव महसूस करता हूँ, क्योंकि झूठ में फ़रेब बहुत है। आय ज़्यादा हो सकती है, वैसे ही व्यय होते हैं, फिर वैसे ही आपको तरह तरह के फंसाव होते हैं। ऐसे फंसाव कभी ईश्वर की कृपा से मुझे नहीं हुए। बड़ी जांचें हुई, बड़ी तमाम सारे इन्वेस्टिगेशंस हुए, तमाम सारी चीज़ें हुई, मैं सच पर अडिग था। मेरे केसेस में मैं ही जीता, सुप्रीम कोर्ट तक मैंने विजय हासिल की, अपने मामले नहीं, व्यापारियों के मामले। मैंने टैक्स लगाया तो वो लगा रहा सुप्रीम कोर्ट तक, और मैंने छोड़ा तो डिपार्टमेंट लाख पीछे पड़ा रहा कि नहीं छोड़ना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट तक मेरा फैसला टिका, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि बिल्कुल कर निर्धारण अधिकारी ने सही किया है, एकदम सही किया है। ये तभी हासिल होती है, ये मुकाम तभी हासिल होता है जब आप सच पर होते हैं। झूठों को ये मुकाम हासिल नहीं होता। जाने कितने स्ट्रक्चर पास होते हैं। स्ट्रक्चर, STRICTURE, स्ट्रक्चर का मतलब होता है अदालत बहुत कड़ी दृष्टि अपनाती है, और जो मूल अधिकारी है, जो टैक्सेशन ऑफिसर है, उसके खिलाफ लिखती है, और वो अधिकारी सस्पेंड हो जाता है, पनिशमेंट मिलते हैं, उसको दंडित किया जाता है, और उसका डिमोशन भी हो सकता है अगर प्रमोशन हो चुका हो तो, और तमाम सारे कर्म हो जाते हैं उसके। बेईमानी के ये सब परिणाम। हाँ, जिन अधिकारियों के साथ ये सब होते हैं, उनके पास आज फैक्ट्रियाँ हैं, फार्म हाउस हैं, और मुझे तो यही 2 बातें याद रहती हैं, और पता नहीं शेयरों में कितना इन्वेस्टमेंट है, और पता नहीं कितना कुछ है। निर्जन एकांत में बुढ़ापा काट रहे हैं, क्योंकि बच्चों को अमेरिका सेटल कर दिया है, लड़कियों को NRI से ब्याह दिया है, घर में नौकर रहता है, वो एक आध बार संपत्ति लेके भाग चुका है, मकानों पे तमाम मकान बनाए हैं, शहर शहर में कोठियाँ बनाई हैं। मैं मकान ही कह पाता हूँ, कोठी तो मुझे याद ही नहीं रहता कहने की। तो कोठियाँ बनाई हैं, बंगले बनाए हैं, उन पर नौकर चाकरों का कब्जा है, रिश्तेदारों का कब्जा है। वो भूत की तरह लालटेन लिए ज्यों ज्यों ढलती रात गाते हुए घूम रहे हैं, और वृद्धावस्था के दिन काट रहे हैं। मैं ईश्वर से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, और छोटे से एक मकान में रहता हूँ, जिसको मैंने पुष्पों से आर्टिफिशियल भगवान की मूर्तियों से और अपने गैजेट से सुसज्जित किया है। यहाँ पर ईश्वर का नाम गूंजता है। यही मेरी उपलब्धि है। थैंक यू।